वेलकम टू दिस सेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करंट अफेयर्स के कुछ एमसीक्यूज, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें फर्स्ट दे रखा अनुच्छेद 66 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें भारतीय नागरिकता, न्यूनतम आयु 30 वर्ष तथा लोकसभा चुनाव के लिए पात्रता शामिल है। सेकेंड वाला अनुच्छेद 67B में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को तब हटाया जा सकता है जब राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्य बहुमत से प्रस्तावित पारित कर दें। थर्ड वाला संविधान में राज्यसभा के पदेन सभापति के लिए वेतन का निर्धारण नहीं किया गया, जो उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन प्राप्त करता है। तो हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ए। इसमें केवल हमारा सेकेंड वाला सही है, लेकिन जो फर्स्ट और हमारा थर्ड वाला है वो रॉन्ग है। यहाँ पर जो हमारा दे रखा है अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के पद की योग्यताओं के लिए क्या है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। और फिर उसके बाद में यहाँ पर वो लोकसभा का नहीं, किसका, राज्यसभा के चुनाव के लिए पात्र होता है। तो इसलिए जो हमारा फर्स्ट है ये रॉन्ग है। फिर हमारा जो थर्ड वाला हैगा, इसमें क्या है, इस संविधान में राज्यसभा के पदेन जो उपराष्ट्रपति के लिए वेतन वह निर्धारण नहीं किया गया है, जो सभापति के लिए निर्धारण किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि रॉन्ग है, दोनों इंटरचेंज है थर्ड वाले में। इसका आंसर ए होगा। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताओं का विवरण देता है, जिसमें भारतीय नागरिकता होनी चाहिए, उसके पास न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा चुनाव के लिए पात्रता की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद जो हमारा 67B में कहा गया है कि यदि राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों का प्रभावी बहुमत एक प्रस्ताव पारित करता है तो उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, जिसे 14 दिनों के नोटिस के साथ लोकसभा द्वारा भी अनुमोदित किया गया होना चाहिए। संविधान उपराष्ट्रपति के लिए वेतन का निर्धारण नहीं करता है, जो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में अपनी क्षमता के अनुसार वेतन प्राप्त करता है। इसलिए हमारा थर्ड वाला है वो भी रॉन्ग है, केवल इसमें सेकेंड सही है। इसका आंसर ए होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर है बी, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा हमें, नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए आकांक्षी जिला कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के 112 जिलों में बदलाव लाना है, जिसमें 5 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा तथा 81 विकास संकेतकों के आधार पर प्रगति को मापा जाएगा। सेकेंड वाला है, नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों में 6 प्रमुख संकेतकों की परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए 3 महीनों का संपूर्णता अभियान शुरू किया। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो क्या होगा, सी। इसमें हमारा फर्स्ट सेकंड दोनों ही सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर है, हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं पहले। नीति आयोग द्वारा जनवरी 2018 में शुरू किए गए आकांक्षी जो जिला कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के 112 जिलों को बदलना है, जिसमें 5 प्रमुख विषयों जैसे स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास तथा बुनियादी ढांचा पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें 81 विकास संकेतकों पर प्रगति मापी गई है। इसलिए हमारा फर्स्ट है वो सही है। नीति आयोग ने देश भर के आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में जो 6 प्रमुख संकेतकों की परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक 3 महीने का अभियान संपूर्णता अभियान शुरू किया। इसलिए हमारा सेकेंड ये भी सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पोस अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पर बताना है कौन से सही है। फर्स्ट दे रखा है, 20 या अधिक कर्मचारियों वाले कार्यस्थलों पर नियोक्ताओं द्वारा आंतरिक शिकायत समिति ICC का गठन किया जाना चाहिए, जिसके पास सिविल न्यायालय के समान शक्तियाँ हो। सेकेंड वाला है, जिन संगठनों में कोई आंतरिक समिति नहीं है वह शिकायतों के निपटान के लिए जिला अधिकारी द्वारा एक स्थानीय समिति LC का गठन किया जाए। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, बी। इसमें केवल हमारा सेकेंड वाला सही है, लेकिन जो फर्स्ट वाला है वो रॉन्ग है। हमारे यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है यहाँ पर क्या दे रखा है, 20 या अधिक कर्मचारियों वाले स्थान पर नियोक्ताओं द्वारा आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाना चाहिए, जिसके पास सिविल न्यायालय को समान शक्तियाँ हैं। तो ये वाला हमारा क्या है, रॉन्ग है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को हल करने के लिए 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले कार्यस्थलों पर नियोक्ताओं द्वारा आंतरिक शिकायत समिति ICC का गठन किया जाना चाहिए और इसमें साक्ष्य एकत्र करने के लिए सिविल न्यायालयों की शक्तियां हो।
ये जो हमारे यहाँ पर 20 कर्मचारी दे रखे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा 20 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा 10। तो इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला है क्या होंगे, जिन संगठनों में 10 से कम कर्मचारी हो या कोई आंतरिक समिति ना हो, वह शिकायतों के निपटान के लिए जिला अधिकारी द्वारा एक स्थानीय समिति एलसी गठित की जाती है। इसलिए हमारा सेकेंड है वो सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है हमें, यह यूक्रेन और रोमानिया की सीमा से घिरा एक स्थल रुद्ध देश है। सेकेंड वाला है बाल्कन प्रायद्वीप के उत्तर पूर्व में है। थर्ड वाला है देश का अधिकांश भाग घुमावदार प्रुत और निस्तर नदियों के बीच स्थित है। तो हमें इसमें से बताना है किसका सबसे अच्छा वर्णन है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन दे रखा है मालडोवा, सेकंड दे रखा है बुल्गारिया, थर्ड दे रखा है सार्बिया और फोर्थ दे रखा है हंगरी। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, फर्स्ट मालडोवा, ये सबसे अच्छा वर्णन है इसका। मालडोवा एक स्थल रुद्ध देश है जिसकी सीमा पूर्व में यूक्रेन तथा पश्चिमी में रोमानिया से लगती है। यह बाल्कन प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है तथा इसका अधिकांश जो भूभाग है घुमावदार प्रुत और निस्तर नदियों के बीच स्थित है। बाल्कन प्रायद्वीप दक्षिण पूर्वी यूरोप में है और मालडोवा कार्पेशियन पर्वत के पूर्व में स्थित है। मालडोवा की रणनीतिक स्थिति और क्षेत्र के साथ इसके ऐतिहासिक संबंध इसे उपयुक्त विशेषताओं हेतु सबसे उपयुक्त बनाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5, हमें यहाँ कुछ कथन दे रखे और उनके यहाँ ऑप्शन दे रखे। पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम, क्या ऑप्शन दे रखे हमें, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों ही सही है और जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट की व्याख्या भी करता है। और जो सेकंड ऑप्शन है इसमें क्या है, सेकंड वाला और फर्स्ट वाले दोनों ही सही है और जो सेकंड वाला है फर्स्ट की व्याख्या नहीं करता है। थर्ड वाला है कथन फर्स्ट सही है लेकिन सेकंड वाला रॉन्ग है। और फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा कथन फर्स्ट रॉन्ग है और सेकंड वाला सही है। तो हमें बताना है इन कथनों के लिए जो हमारे यहाँ पर दे रखे हैं इनके लिए हमारा सबसे अच्छा वर्णन, सबसे सही वाला कौन सा ऑप्शन है। फर्स्ट दे रखा है हमें, MFN सबसे पसंदीदा राष्ट्र एक देश द्वारा दूसरे देश को दी गई व्यापार स्थिति को संदर्भित करता है जो उनके बीच गैर भेदभावपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करता है। सेकंड वाला है, MFN का तात्पर्य अधिमान्य उपचार जो प्राप्तकर्ता देश को अन्य व्यापार भागीदारों पर लाभ प्रदान करता है। तो हमें इसमें से बताना है इसमें से हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही है। तो हमारे यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा है, इसमें सी वाला हमारा ऑप्शन सही है। इसमें केवल हमारा जो यहाँ पर दे रखा है हमको ये फर्स्ट वाला सही है लेकिन जो हमारा सेकंड वाला है वो रॉन्ग है। यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर दे रखा है MFN का तात्पर्य अधिमान्य जो प्राप्तकर्ता देश को अन्य व्यापार भागीदारों को लाभ प्रदान करना है। लाभ नहीं क्या है, व्यवहार से नहीं व्यापार से करना है। तो इसलिए जो हमारा इसका आंसर सी होगा। स्वार्थिक पसंदीदा राष्ट्र MFN का दर्जा एक व्यापार व्यवस्था को संदर्भित करता है जिसमें एक देश दूसरे को गैर भेदभावपूर्ण व्यापार शर्तें सुनिश्चित करते हुए प्रदान करता है कि प्राप्तकर्ता देश को अन्य व्यापारिक भागीदारों की तुलना में नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हमारा फर्स्ट है वो सही है। MFN का सिद्धांत विश्व व्यापार संगठन WTO के लिए केंद्रीय है जहां यह अनिवार्य है कि यदि कोई देश WTO के किसी एक सदस्य को विशेष व्यापार शर्तें प्रदान करता है तो वही शर्तें अन्य सभी WTO सदस्यों पर भी लागू होनी चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि MFN का तात्पर्य अधिमान्य व्यवहार से नहीं बल्कि यह व्यापार संबंधों में समान व्यवहार की गारंटी प्रदान करता है। इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो सही नहीं है। हालांकि MFN के सिद्धांत अपवाद भी है। देश मुक्त व्यापार समझौते FTA या क्षेत्रीय व्यापार समझौते RTA में प्रवेश कर सकते हैं जहां वे गैर सदस्यों को छोड़कर समझौते के सदस्यों को विशेष व्यापार रियायतें प्रदान करते हैं। इसलिए हमारा सी वाला इसका आंसर होगा, फर्स्ट सही है और सेकेंड वाला रॉन्ग है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें फर्स्ट दे रखा इसका जो है यहाँ पर 4200 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर फायरिंग परीक्षण पूरा किया गया। सेकेंड वाला, इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और लार्सन एंड ट्रूबो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। और थर्ड वाला, इसे भारतीय वायुसेना द्वारा सफलतापूर्वक हवाई मार्ग से लाया गया जिससे दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों में तीव्र तैनाती संभव हो सकी। तो हमें इसमें से बताना है किसके लिए सबसे बेहतर ये सबसे बेहतर वर्णन करता है। फर्स्ट दे रखा है हमें जोरावर इंडियन लाइट टैंक ILT, सेकेंड दे रखा है MK-45 नौसेना बंदूकें, थर्ड दे रखा है K9 वर्ज और फोर्थ दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमें इसमें से बताना है इसके लिए कौन सा सबसे बेहतर ये संबंधित है।
तो इसका क्या आंसर होगा? ए, जोरावर इंडियन लाइट टैंक ILT। इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं हम। जोरावर इंडियन लाइट टैंक ILT, जिसे जोरावर के नाम से भी जाना जाता है, ने क्या है 4200 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर फायरिंग परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO तथा लार्सन एंड ट्रूबो LNT द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, जिसमें उच्च ऊंचाई वाले युद्ध और तीव्र तैनाती के लिए विभिन्न सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान भी शामिल है। भारतीय वायुसेना द्वारा टैंक की एयरलिफ्टिंग क्षमता के प्रदर्शन का भी परीक्षण किया गया, ताकि दुर्गम स्थानों पर त्वरित तैनाती की जा सके। यह स्वदेशी नवाचार के साथ भारत की पर्वतीय युद्ध क्षमताओं को मजबूत करता है। हवाई परिवहन क्षमता, उच्च कोण पर फायरिंग और बढ़ी हुई गतिशीलता के लिए सीमित रूप से हथियार परीक्षण पे तोप खाने की भूमिका प्रदान करता है। इसलिए जो हमारा ए आंसर सही होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर है 7। आर्द्र भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें बताना है कौन से यहाँ पर कितने या कौन से सही है। फर्स्ट हमें दे रखा है, वर्ष 1971 में अपनाया गया आर्द्र भूमि अभिसमय एक अंतर सरकारी संधि है, जो संयुक्त राष्ट्र या यूनेस्को के पर्यावरण अभिसमयों एवं समझौतों की प्रणाली का हिस्सा है। सेकेंड वाला है, भारत में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, लोकटक झील मणिपुर एवं चिल्का झील ओडिशा वर्तमान में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। हमें इसमें से बताना है कौन से या कितने सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? डी। इसमें हमारे दोनों ही सही नहीं है। फर्स्ट हमारा दे रखा है, वर्ष 1971 में अपनाया गया आर्द्र भूमि अधिसमय एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जो संयुक्त राष्ट्र या यूनेस्को पर्यावरण अभिसमय एवं समझौते की प्रणाली का हिस्सा है। तो ये क्या है? इसका हिस्सा नहीं है, हिस्सा नहीं है। सेकेंड वाला है जो हमारा, भारत में केवलादेश राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, लोकटक झील एवं चिल्का झील ओडिशा वर्तमान में मैट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल है। तो क्या है? ये पूर्व में शामिल थे, लेकिन अब इन्हें हटा दिया गया है, तो इसलिए ये वाला भी हमारा गलत है। इसमें डी आंसर होगा इसका। वर्ष 1971 में अपनाया गया आर्द्र भूमि अभिसमय एक अंतर सरकारी संधि है, जो संयुक्त राष्ट्र या यूनेस्को की पर्यावरण अभिसमयों एवं समझौतों की प्रणाली का हिस्सा नहीं है, इसलिए हमारा फर्स्ट है वो रॉन्ग है। यूनेस्को इस कन्वेंशन के लिए डिपाजिटरी के रूप में कार्य करता है। आर्द्र भूमि पर अभिसमय रामसर कन्वेंशन को वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था तथा इसे वर्ष 1975 में लागू किया गया। भारत में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान और लोकटक झील मणिपुर वर्तमान में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है, जबकि चिल्का झील ओडिशा को पूर्व में शामिल किया गया था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया है। तो इसलिए ये सेकंड वाला भी रॉन्ग है, इसका आंसर डी होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। फर्स्ट दे रखा हमें, मुनीश अल अरवा नामक जीवनी जहां आरा ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में लिखी थी। सेकेंड वाला मीर खुर्द किरमानी द्वारा लिखित जो यहाँ पर 14वीं शताब्दी का शियार उल औलिया भारत में लिखा गया पहला सूफी तस्किरा था, जो मुख्य रूप से चिश्ती संतों पर केंद्रित था। थर्ड वाला है, चिश्तियों ने न केवल शमा में स्थानीय भाषाओं को अपनाया, बल्कि दिल्ली में लोगों की भाषा हिंदवी में भी बातचीत की। तो हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा? सी। इसमें हमारे तीनों ही सही है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। मुनीश अल अरवा आत्माओं का विश्वास पात्र नामक जीवनी जहां आरा ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में लिखी थी, इसलिए हमारा जो फर्स्ट है वो सही है। मीर खुर्द किरमानी द्वारा लिखित 14वीं शताब्दी का शियार उल औलिया भारत में लिखा गया पहला सूफी तस्किरा, शाब्दिक रूप से उल्लेख करना और स्मरण करना संतों की जीवनी संबंधित विवरण तथा जो मुख्य रूप से चिश्ती संतों पर केंद्रित था, इसलिए हमारा सेकेंड है वो भी सही है। चिश्तियों ने न केवल शमा में स्थानीय भाषाओं को अपनाया, बल्कि दिल्ली में लोगों की भाषा हिंदवी में भी बातचीत की, इसलिए जो हमारा थर्ड है वो भी सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें फर्स्ट दे रखा, इससे फेफड़ों में वायु कोष्ठक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। सेकेंड वाला, IPF पुरुषों में अधिक सामान्य है और आमतौर पर यह 50 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों को प्रभावित करता है। तो हमें इसमें से बताना है कितने सही नहीं है। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा? हमारा डी। इसमें हमारे दोनों ही सही है।
ना कि कोई भी गलत है। तो इसका आंसर हमारा डी होगा। इंडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस IPF एक फेफड़ों की बीमारी है जिसके कारण फेफड़ों में वायु कोष्ठक क्षतिग्रस्त और रेशेदार हो जाने से ऑक्सीजन का कुशलतापूर्वक आदान प्रदान करने की उनकी क्षमता बाधित हो जाती है। इसलिए हमारा फर्स्ट ये सही है। इसमें फेफड़ों में एल्वियोली के आसपास के ऊतक मोटे और कठोर हो जाते हैं। IPF का स्पष्ट कारण अज्ञात है, इसलिए इसे इडियोपैथिक कहा जाता है, जिसका अर्थ है अस्पष्टीकृत। IPF पुरुषों एवं वर्तमान या पूर्व में धूम्रपान करने वाले के बीच अधिक सामान्य है। यह आमतौर पर 50 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों को प्रभावित करता है। तो हमारा सेकेंड है वो भी सही है। इसके अन्य जोखिम कारकों में आनुवांशिक कारक, सिगरेट पीने से जोखिम को और वायरल संक्रमण शामिल है। हमारा क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में समाचारों में रही फ्रैंकलिन फायर और सांता एना पौने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? फर्स्ट दे रखा है केप टाउन, सेकेंड दे रखा है मालिबो, थर्ड दे रखा है एथेंस, फोर्थ दे रखा है हमारा सिडनी। हमें इसमें से बताना है किससे संबंधित है। तो इसका जो हमारा आंसर क्या होगा? बी, मालिबो से संबंधित है। हाल ही में कैलिफोर्निया के मालिबो में फ्रैंकलिन फायर नामक विनाशकारी वनाग्नि देखी गई। फ्रैंकलिन फायर की विनाशकारी के पीछे सांता एना पौनो और जलवायु परिवर्तन की महत्वपूर्ण भूमिका है। अक्टूबर और जनवरी के बीच चलने वाली पौने एक दाब प्रणाली द्वारा संचालित होती है, जो ग्रेट बेसिन पर उच्च दाब और कैलिफोर्निया तट पर निम्न दाब के कारण अंतर्देशीय मारुस्थलों से प्रशांत महासागर की ओर तीव्र पौने चलती है। कैलिफोर्निया का तटीय शहर मालिबो अपनी शुष्क परिस्थितियों, वन्य भूमि, शहरी अंतर्संबंधों की उपस्थिति तथा सांता एना पवनों के प्रभाव के कारण ऐसी आग के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है। जबकि केप टाउन, एथेंस और सिडनी भी अपनी अपनी जलवायु के वनाग्नि खतरों का सामना करते हैं। सांता एना पौने कैलिफोर्निया में वनाग्नि के लिए एक अद्वितीय और निर्णायक कारक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी। उम्मीद है जो आज का हमारा सेशन है आपको अच्छा लगा। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।